हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसबी झा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 1 यानी केमिस्ट्री में चैप्टर 1, जिसमें कि ये मेरा पार्ट 2 है। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, सिखा दिया, जिसमें कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के जो गुण थे वो सब समझ लिए थे। आज हम लोग रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन से समझेंगे और इसके बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे और सारे कंसेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। और मेरे पास तो मैं आज आप लोगों को रासायनिक समीकरण यानी कि कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं वो भी समझाऊंगा, कौन समीकरण संतुलित होता है कौन असंतुलित है ये भी समझाऊंगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करेंगे अभी, ठीक है। इतना ही नहीं और सारे एग्जाम्पल्स लेके करेंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन से समझते हैं। जो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, नहीं होता है। सबसे पहले यह देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग किससे दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का जब ये जुड़े हैं तो ये क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना है। तो ये इसी हाइड्रोजन को जब संकेत के रूप में लिखा है और क्लोरीन को जब संकेत के रूप में लिखा गया है तो ये क्या हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यहाँ पे संकेत के रूप में लिखा गया है। तो जब संकेत के रूप में लिखा जाता है तो वही कहा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो उतना बड़ा लिखने पे यहाँ पे क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, उसके बाद ये तीर का निशान देके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये बड़ा लिखा जाता है। तो इसीलिए इसको सूत्र के मदद से जब हम इसको संक्षेप यानी छोटा से छोटा किए हैं तो यही क्या हुआ, रासायनिक समीकरण हुआ। तो आई होप ये रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन समझ में आया होगा। अब रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभी मैंने आपको पिछले ही पार्ट में अभिकारक प्रतिफल के बारे में बताया है, तो आप लोग नहीं देखें तो उसको देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, अभिक्रिया के अभिकारकों को, अभिकारक ये होता है पता है आप लोगों को, और ये प्रतिफल होता है, ठीक है, को उनको संकेतों या अनुसूत्र के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। और समीकरण की ये देखिए, ये समीकरण है ना, ये दाईं ओर हो गया, ये बाईं ओर। तो अभिकारकों को क्या संकेत और सूत्र की सहायता से उसको किस ओर लिखा जाता है, तो मेरे पास तो बाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि ये इस बगल जो लिखा जाएगा वो क्या होगा, तो बाईं ओर लिखा जाएगा, और इस बगल अगर लिखा जाए तो ये दाईं ओर होता है। तो वही कहा गया है जो अभिकारकों को बाईं ओर संकेत और अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है वो समझिए। दूसरा पॉइंट है अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस दिया जाता है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये भी अभिकारक है और ये भी अभिकारक, तो इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है ना बाबू। तो वही कहा गया है जो अभिकारकों को प्लस के चिन्ह से दर्शाते हैं या लिखा जाता है। अब देखिए, प्रतिफल के बारे में हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग प्रतिफल को लिखते हैं। तो अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं समीकरण के दाईं ओर इसको लिखा गया ना, ये प्रतिफल है ना। तो मैं आप लोग को प्रतिफल और अभिकारक पीछे के पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक उसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो लिखा जाता है। अब दूसरे चौथे पॉइंट्स की ओर चलते हैं। कहा गया प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह दिया जाता है। अब यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा प्रतिफल है, इसके बीच में प्लस का चिन्ह है ना। तो वही कहा गया यहाँ पे जो प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य भी क्या होता है, तो प्लस का चिन्ह होता है। अब हम लोग 5वें पॉइंट को समझते हैं। 5वां पॉइंट में है अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये अभिकारक हो गया, ये प्रतिफल हो गया। तो इस दोनों को कैसे अलग किया गया, तो एक तीर चिन्ह की मदद से ही अलग किया गया है। तो इसी को हम लोग ये रासायनिक समीकरण को लिखने का 5 तरीका है। और अगर ये आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका रासायनिक समीकरण अच्छा बनेगा, लिख सकते हैं। आशा है आप लोग को रासायनिक समीकरण समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और ये पार्ट्स भी समझ में आ गया। अब हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार समझने वाले हैं। ये रासायनिक समीकरण कितने प्रकार होते हैं, नहीं होते। तो रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रकार होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण समझेंगे, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको समझ लीजिए। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। प्रत्येक तत्व के दोनों ओर, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितना हाइड्रोजन की परमाणु होगी उतना ही परमाणु हाइड्रोजन का यहाँ पे भी होना चाहिए। जितना यहाँ पे क्लोरीन का परमाणु की संख्या होगी उतना ही क्लोरीन की संख्या यहाँ पे होनी चाहिए। तब वो क्या होगा, तो रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, यानी कि वो समीकरण संतुलित होगा। आशा है आप लोग को संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो समझ में आ गया होगा। नहीं समझे फिर से एक बार समझ लीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है,
समान होती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग परमाणु संख्या, यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी परमाणु संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 है। और यहाँ पे देखते हैं तो ये इसके पीछे में जो 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ जी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे क्या है, तो 2 है। अब यहाँ पे हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, Cl की परमाणु संख्या 2 है। और यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन इसके पीछे में 2 से मल्टीपल है यानी कि गुना है, तो इसका मतलब क्लोरीन की भी परमाणु संख्या क्या हो गया, तो 2 हो गया। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है हमारा वो क्या है, बैलेंस्ड है यानी कि संतुलित है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को भी ये समझ में आता होगा। उसको बंद कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन की परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी कार्बन की परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। तो ये हमारा क्या होगा, तो संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। और इसको जो मैं आप लोग को बताता हूँ इसको नोट करते चलिएगा, ठीक है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसको लास्ट में क्या कीजिएगा, इसको तो सारे को नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद आप लोग एक नोट्स पॉइंट सारे को, जितना मैं आप लोग को बताता चाहता हूँ उसका नोट्स पॉइंट आप लोग तैयार कर लीजिए। जब आप लोग एग्जाम जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग इस नोट्स पॉइंट को पढ़ के जाइएगा तो 100 में 100 आप लोग अटेम्प्ट करके आइएगा, सारे प्रश्न आप लोग बना के आइएगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अब हम लोग समझने वाले असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है उसको समझिए। देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है, यहाँ पे छूट गया था, ठीक है, ये आप लोग को समझ लेना, ये वह है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, यहाँ पे इस साइड यानी कि इस ओर और ये इस ओर भी, दाईं ओर और बाईं ओर दोनों, ठीक है, दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। संतुलित समीकरण में तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है और असंतुलित रासायनिक समीकरण में तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है। तो इसे नोट कर देख लीजिए आप लोग और समझने का प्रयास कर सकते हैं मेरे प्यारे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम उसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 2 परमाणु। अब ऑक्सीजन का भी यहाँ पे परमाणु संख्या 2 है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितने हैं, 1 ही है ना, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे ये समान नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन की भी परमाणु संख्या 2 होनी चाहिए तब ना वो संतुलित होता, बैलेंस्ड होता। तो लेकिन है नहीं, इसीलिए ये क्या है हमारा, असंतुलित है। तो अब हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों जो कैसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक तरीका सीखें, यानी कि मेथड से सीखेंगे। कैसे, तो अनुमान द्वारा संतुलन विधि, अनुमान द्वारा संतुलन विधि, जैसे कि हम लोग इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। ये अपने हम लोग अनुमान की सहायता से निकालते हैं। तो आप लोग इसको तरीके से समझने का प्रयास कीजिए और एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं अनुमान द्वारा संतुलन विधि यानी कि बैलेंसिंग बाय हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, नहीं होता है, उसको समझ लीजिए मेरे पास। तो अगर ये आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो आज के बाद आप लोग किसी भी समीकरण को अगर वो असंतुलित है तो उसे आप लोग संतुलित कर सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझते हैं। इस विधि में समीकरण के संबंध पदार्थों के संकेत और सूत्रों के ठीक पहले आवश्यक गुणक का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक गुणक क्या होता है वो समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर Mg का यहाँ पे एक परमाणु संख्या है तो इसके हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए H2, यहाँ पे H का हाइड्रोजन का 2 परमाणु है तो यहाँ पे हम लोग 2 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। कभी भी लिखेंगे तो इसको गुना के रूप में लिखेंगे, यानी इसके पीछे लिखेंगे। तो वही कहा गया है जिसके गुणक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसके पीछे लिखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे को समझेंगे, अभी तुरंत ही समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब रिएक्शन कराते हैं तो मेरे पास तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। तो लेकिन ये समीकरण संतुलित तो है नहीं, तो हम कैसे इसको संतुलित करेंगे। तो वो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का अगर हम लोग तत्व परमाणु संख्या समझते हैं, सबसे पहले जो अगर मैग्नीशियम की परमाणु संख्या देखते हैं तो कितनी है, यहाँ पे 1 है। और यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नीशियम का परमाणु संख्या देखते हैं तो यहाँ पर भी 1 है मेरे पास। तो यहाँ पे तो मैग्नीशियम बराबर है। हमें सारे तत्व की परमाणु संख्या क्या करना होता है, तो समान करना होता है। आप लोग यहाँ पे देखिए संतुलित समीकरण में कहा गया था संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व, ये देखिए प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो यहाँ पे प्रत्येक तत्व जितने भी तत्व होंगे इसके सारे के तत्व के क्या होगा, परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो समान है। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है मेरे पास, तो 2 है। तो इसको समान करने के लिए हमें इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। हम 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हमें 2 यहाँ पीछे में इसके लिखना होगा। तो यहाँ से मैग्नीशियम हो जाएगा Mg प्लस 2 से गुना करेंगे तो ये 2HCl हो जाएगा, 2HCl हो जाएगा। चलिए इसको फिर से लिखते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 2HCl। और यहाँ से इस तीर का निशान देते हैं और यहाँ से देखिए ये MgCl2 प्लस H2। अब मेरा हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु इसमें भी हो गए और यहाँ से भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए। अब यहाँ से हम आगे समझते हैं। हमारा क्लोरीन की परमाणु संख्या यहाँ पे कितनी है,
तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 है, क्योंकि इसके पीछे दो से गुना किया गया, इसका मतलब हुआ मेरे पास तो केवल हाइड्रोजन में ही 2 से गुना नहीं किया गया, ये क्लोरीन के अंदर भी 2 से गुना किया गया। और यहाँ पे देखते हैं तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, यहाँ से मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1, यहाँ पे भी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1, यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, यहाँ पे क्लोरीन की परमाणु संख्या 2, इसके पीछे 2 से गुना हो तो 2, और यहाँ पे भी क्लोरीन की परमाणु संख्या 2 हो, यानी कि सारे तत्व के परमाणु संख्या समान आ गया। इसका मतलब ये हमारा जो इक्वेशन है मेरे पास तो समीकरण है ये संतुलित हो गया। तो आई होप आप सभी को एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया होगा, और एग्जाम्पल 2 आप अपने से समझने का प्रयास करेंगे खुद। लेकिन फिर से मैं आप लोग को समझाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं AlCl3 प्लस CaOH का होल 2 और AlOH का होल 2 प्लस CaCl2 यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। 1 सेकेंड आप लोग वेट कर लीजिए, मैं अभी बताता हूँ आप लोगों का। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और उसे सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे जो AlCl3 प्लस CaOH का होल 2 और यहाँ से तीर का चिन्ह देखिए AlOH का होल 2 प्लस CaCl2 है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर परमाणु संख्या इसमें जोड़ना पड़ेगा तो गुना करना पड़ेगा, तो स्पेस रहना चाहिए। तो CaCl2 लिख दिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बारी से बारी हर एक तत्व को हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक तत्व को परमाणु संख्या को निकालते चलेंगे। यहाँ पे एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 1 है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि क्लोरीन की परमाणु संख्या यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है मेरे पास तो 2 है। तो अब देखिए क्लोरीन यहाँ पे भी तो नहीं है, या इसमें भी तो नहीं है। यहाँ पे इस दोनों के अंदर जितना क्लोरीन होगा वो सारे को हम लोग को परमाणु संख्या को उसको ऐड करना होगा। तो जैसे क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 3 है ना बाबू, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो 3 ही हुआ। अब यहाँ से इसमें देखिए क्लोरीन है नहीं, इसमें देखिए इसमें 2 है। तो जब आप लोग को ये 3 है और ये 2 है तो हम कैसे बराबर करेंगे। तो 3 और 2 को बराबर करने में आपको प्रॉब्लम होता होगा। तो मेरे पास तो आपको डरना नहीं है। 3 और 2 का क्या कीजिएगा, आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा। तो जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे दोस्तों 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा। तो अब दोनों को 6 लाना है हमको, यानी कि इसको भी 6 हमको पुराना होगा और इसको भी 6 पुराना होगा। तो 6 पुराने के लिए इसमें 2 से मल्टीपल करना होगा, तो 2 से मल्टीपल कर दिए। और इसको 6 पुराने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 3 से मल्टीपल करना होगा। तो यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसे हम 3 से गुना कर दिए। अब फिर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम की संख्या पहले 1 थी, लेकिन अब कितना हो गया, एल्युमिनियम की संख्या 2 हो गई। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे कितनी है एल्युमिनियम की संख्या, 1 ही है ना। तो हमें फिर से एल्युमिनियम की संख्या को 2 करना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए हम चलिए 2 कर देते हैं, 2 से गुना कर दिए। तो अब देखिए 2 एल्युमिनियम की संख्या हो गई, 2 एल्युमिनियम की संख्या हो गई ना, परमाणु तत्वों की परमाणु संख्या हो गई ना, ठीक है, एल्युमिनियम बराबर आ गया। अब यहाँ से क्लोरीन की संख्या देखते हैं। तो क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 जा 6, इससे इसको गुना हो जाता है। तो 3 से 2 को गुना करेंगे तो ये क्लोरीन की कितनी हो गया तत्वों की परमाणु संख्या, 6 हो गया। अब यहाँ से क्लोरीन खोजेंगे हम लोग, क्लोरीन है कहाँ, तो यहाँ पे है क्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो यहाँ पे भी क्लोरीन की संख्या समान आ गया ना, आ गया ना बाबू, समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है, यहाँ पे है 1, कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है, 3 है। तो मेरे प्यारे सो हमें कैल्शियम को बराबर करना होगा ना। तो इस साइड 3 है तो इस साइड 3, इसको भी 3 लाना होगा। तो यहाँ से 3 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीपल करना पड़ेगा। और आप लोग 3 यहाँ पे नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, ये आप लोग को मैंने ऊपर में ही बता दिया था। तो 3 से गुना करने पर ये 3 कैल्शियम हो गया और यहाँ से भी 3 कैल्शियम हो गया बाबू, ठीक। अब इसके यहाँ से OH को देखिए, यहाँ पे OH का परमाणु संख्या कितना है, 2 है, और इसको 3 से मल्टीपल होगा। तो 3 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से OH की परमाणु संख्या कितनी है, 2, होल करके 2 है, इसका मतलब OH पूरे का परमाणु संख्या 2 है। होल करके रहेगा तो पूरे का परमाणु संख्या 2 है। और यहाँ से 3 से इसको पीछे में गुना किया, तो 3 से पीछे में गुना है, इसका मतलब इसको भी 3 से गुना है और इसको भी 3 से गुना है। तो जब 3 से इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी OH की परमाणु संख्या कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन मेरे पास तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 2 और 2 दूना 4 ही होता है। OH की परमाणु संख्या कितनी हो रही है, 4 ही हो रहा है। तो लेकिन हमें तो लाना है 6 लाना है। तो 6 कैसे लाएंगे वो सोच लीजिए, एक बार देख लेते हैं हम प्रश्न सही लिखे हैं या कहीं डॉट तो नहीं है, अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग भी 1 सेकेंड आप लोग वेट कर लीजिए। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों 3 दिया गया है, ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ से 3 देंगे मेरे पास, तो जब यहाँ पे 3 आ जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आने पर ये देखिए यहाँ से अब ये भी 6 आ गया और यहाँ से
OH का भी परमाणु संख्या क्या आ गया 6 आ गया। तो ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। फिर से हम लोग समझ लेते हैं एक बार, जो आप लोगों को कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। देखिए यहाँ से एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 2, यहाँ पे भी एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 2, यहाँ पे Cl यानी कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितने हो गए 3 दूना 6, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 3 अदुना 6 यानी कि क्लोरीन की परमाणु संख्या 6 हो गया। अगर आ रहा है समझ में बाबू, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग को बताइए और आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ से कैल्शियम की परमाणु संख्या 3 है और यहाँ पे भी कैल्शियम की परमाणु संख्या 3 है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे OH की परमाणु संख्या 3 2 6 यानी कि 6 आ गया OH की परमाणु संख्या, और यहाँ पे भी OH की परमाणु संख्या देखिए 2 और यहाँ से गुना कीजिएगा तो 6 आ रहा है। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 के जितने एग्जाम्पल्स वो समझ में आ गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि उदाहरण नंबर 3 को समझेंगे और इसको साबित करेंगे। ठीक है, तो चलिए साबित करते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग बात करें सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। चलिए कलर चेंज करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन में है मेरे पास तो Fe + H2O और यहाँ से Fe3O4 + 4H2 मेरे पास। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को इतना एग्जाम्पल करवाऊंगा। इससे आप जो नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा इसमें हम लोग पार्ट 3 में केवल और केवल यही सीखने वाले हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। लेकिन मेरे पास तो वहाँ पे हम लोग अभिक्रिया के माध्यम से बताऊंगा। जब ऐसे करके जब कोई सोडियम कोई अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो ये बनाता है, उसका हम लोग समीकरण लिखेंगे और उसको बाद फिर उसको संतुलित करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के साथ वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए Fe की परमाणु संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है तो 3 है। तो हमें 3 लाना है। यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 लाने के लिए इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 3 से गुना करने पे 3 आ गया ये, और ये भी 3 आ गया। ठीक है, अब हम लोग हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे कितनी है 2 है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है, ये गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 आ रहा है, तो 8 आ गया। तो 8 लाने के लिए हमें हाइड्रोजन को यहाँ पे कितना से 4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग 4 से इसको गुना कर दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे जल के ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी आ गया, तो 4 से गुना कीजिएगा तो 4 आ गया ना ऑक्सीजन की परमाणु संख्या। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है 4 है ना, तो अब सारा मिल गया ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा यानी कि 3Fe को देखिए 3Fe परमाणु संख्या Fe का 3 तो 3। अब यहाँ से हाइड्रोजन की 8 आ गया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 आ गया है परमाणु संख्या, और ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हुआ होगा। अब चौथे नंबर देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग पहले इक्वेशन लिखते हैं KClO3 KCl + O2। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बड़े छोटे छोटे भाइयों, यहाँ से देखिए के का कितना 1, यहाँ पे भी के का 1 है, Cl 1 है Cl 1 है। अब यहाँ से O3 है, यहाँ पे O2 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 3 2 का भी बराबर हो नहीं सकता है, तो इसलिए इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ रहा है। तो 6 होगा तो ये इसको हम लोग 2 से मल्टीपल करेंगे, इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा ना। इसको भी 3 से मल्टीपल करेंगे तो 6 आ जाएगा ना। लेकिन जब हम इसको 2 से मल्टीपल किए हैं तो अब तो ये 2 के हो गया ना। के की परमाणु संख्या कितनी आ गया 2, पोटेशियम की परमाणु संख्या यहाँ पे 2 आ गया ना। और यहाँ पे क्लोरीन की भी तो परमाणु संख्या 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखिए पोटेशियम की परमाणु संख्या 1 और क्लोरीन की भी परमाणु संख्या कितनी है 1 ही है, लेकिन इसको भी तो 2 लाना होगा, तो यहाँ से इसको भी हम लोग 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही समझते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में हम जब करेंगे तो जितने एग्जाम्पल क्लास यहाँ तो 4 एग्जाम्पल लिए हम लोग 10 एग्जाम्पल लेंगे, और उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से भी समझेंगे वहाँ पर भी कैसे हम लोग इसको साबित कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो आज के पार्ट में आप लोग को समझ में आया होगा। हम लोग अभी 2-3 पार्ट मेरे प्यारे दोस्तों संतुलित करने के बारे में सीखेंगे, और इतने अच्छे तरीके से जितने प्रकार के अभिक्रिया होंगे सारे प्रकार के अभिक्रियाओं का मैं आपको हिंदी में भी लिख के और उसका संकेत सूत्र के साथ भी लिख के सारे को दिखाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। तो आशा है मेरे प्यार तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।